स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में। मैं हूं मनीषा गुप्ता और सोने में हमने रिकॉर्ड हाइज लगातार यहां पर बनते हुए देखे हैं। $3000 प्रति आउंस के ऊपर के लेवल्स अब यहां पर हैं। 3012 तो मैंने पिछली बार अभी यहां पर देखा था, लेकिन लगातार तेजी यहां पर बनती हुई नजर आई है। ऑल टाइम हाइज यहां पर अब भारतीय बाजारों में भी बरकरार हैं। साथ ही बात करेंगे यहां पर बेस मेटल्स की, यहां पर भी चमक बढ़ रही है। अगर आप कॉपर देखें तो वो 10 महीने के हाइज पर है। एल्यूमिनियम में 9 महीने के हाइज पर कारोबार है। टिन 4 साल के हाइज पर कारोबार कर रहा है, यानी कि ज्यादातर बेस मेटल्स में भी बढ़त है। यहां पर कैसे करें कारोबार बताएंगे आपको। साथ ही बात करेंगे हल्दी की, क्योंकि कल यहां पर 6% की तेजी देखने के बाद आज भी ऊपरी स्तरों पर कारोबार है। यहां पर क्या फंडामेंटल्स हैं, इस पर भी करेंगे चर्चा। हमारे साथ इन सब पर बात करने के लिए यूनिक चेन्स एंड ज्वेल्स के डायरेक्टर संयम मेहरा हैं, साथ ही कोटक ऑल्टरनेट एसेट मैनेजर के सीईओ लक्ष्मी अय्यर। हमारे साथ एनसीडीएक्स टर्मरिक प्रोडक्ट एडवाइजरी कमेटी के मेंबर पूनम चंद गुप्ता भी होंगे। लेकिन फिलहाल हम बात करेंगे मोतीलाल ओसवाल के डायरेक्टर किशोर नारने से। किशोर नमस्कार। और जिस तरह की तेजी हमने यहाँ पर सोने में आते हुए देखी है, $3000 अनाउंस अब यहाँ पर हो चुका है, अब इसके आगे क्या सेंस है? मनीषा, आई थिंक अगेन काफ़ी समय से गोल्ड का जो $3000 ब्रेक करने का उम्मीद कर रहे थे। एंड जो हमारे जो पहले का व्यू था कि $3200 के आसपास जाएगा, वो अभी भी बरकरार है। बट हालांकि क्या है कि अभी सबका जो एक ही प्रश्न है कि कहाँ तक जाएगा, कि क्या ये 3200 में रुक जाएगा। अगर $3200 में अगर वहाँ से टर्न अराउंड होगा क्या। अगेन मतलब 20-25 साल का एक्सपीरियंस के बाद मैं इतना बता सकता हूँ, कमोडिटीज़ में कभी भी ये होता है कि इतना बहुत ज़्यादा बढ़ गया इसके वजह से करेक्शन होना चाहिए, या बहुत ज़्यादा घट गया इसके वजह से इसमें रिवर्सल होना चाहिए, वो कभी होता नहीं है। मेरे हिसाब से अनचार्टेड टेरिटरी में है। एंड जो अनसर्टेनिटी है, स्पेशली ट्रंप को पॉलिटिकल एजेंडा को लेकर, और जो ग्लोबल ट्रेड टैरिफ्स को लेकर भी जो अनसर्टेनिटी है, जब तक जो मार्केट्स में मौजूद है, तब तक इसमें जो है आई थिंक दैट डिमांड, स्पेशली जो सेफ हेवन डिमांड है, वो बरकरार रहेगा। एंड हालांकि एक्चुअली पिछले 2 हफ्ते में हम लोग ये देखा है कि डॉलर टू सम एक्सटेंट इज लूजिंग दैट एबिलिटी टू बी द सेफ हेवन। तो जहाँ गोल्ड थोड़ा बहुत रिप्लेस कर पा रहा है जो डॉलर का जो सेफ हेवन डिमांड को, आई थिंक वो बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। स्पेशली जो अभी लास्ट 2-3 हफ्ते से हम लोग देख रहे हैं कि मार्केट में कि डॉलर को भी रिप्लेस करने का जो क्षमता है वो गोल्ड दिखा रहा है। आई थिंक दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। और अपसाइड अगेन मैं जैसा बोल सकता हूँ कि रियली वेरी डिफ़िकल्ट टू प्रेडिक्ट, बट आई थिंक 3180 3200 तक जो है वो अभी भी हमको लग रहा है। तो इवन एट करंट लेवल्स यहाँ पे बाई साइड पे ही रहना चाहिए। इंडियन मार्केट 89,000 के आसपास तक आपको अपसाइड अभी इमिडिएटली दिख सकता है। ऑलराइट, तो 3000 के ऊपर है 89,000, यानी कि यहाँ से और 600-700 रुपए की तेजी यहाँ पर आप ऊपरी तरफ में देख सकते हैं। किशोर, साथ ही साथ कुछ मुनाफा वसूली यहाँ पर सिल्वर में देखने को मिली है, लेकिन 1 लाख के आसपास के लेवल्स यहाँ पर भी हैं। सिल्वर में किस तरह की सेंस आप देखेंगे, और जहाँ तक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो आपको गोल्ड में बेटर लगता है या इन करंट लेवल्स पे सिल्वर में? आई थिंक हमारा जो अब की बार लाख पार का रिपोर्ट का टारगेट आ चुका है ऑफिशियली। अगर ड्यूटी कट नहीं होता तो शायद हम काफ़ी आगे होते थे। राइट, सो आई थिंक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आई थिंक गोल्ड में आपका बेहतर है अभी भी, बिकॉज आपका वॉलेटिलिटी, रिस्क इज इक्वल टू वॉलेटिलिटी। अगर मैं स्टॉप लॉस वर्सेस अगर टारगेट देखता हूं तो आपका सिल्वर बेनिफिशियल लगता है कि सिल्वर में डाउन साइड रेस्ट्रिक्टेड है, अपसाइड बहुत ज़्यादा है। तो हम लोग एक्चुअली उसके बाद उसको उस अब की बार लाभकार का जो रिपोर्ट है उसको टॉपअप किया था, 1,25,000 का रिवाइज टारगेट दिया था, वो अभी हमारा जो जारी है करंट रिपोर्ट। सो 1,25,000 तक है। सो आपका जो अपसाइड है अराउंड 20-22% के आसपास अभी भी है। जहाँ तक गोल्ड में जो आपको दिखता है, अगर 10%, 8 से 10% अगर बढ़ता है तो प्रॉब्ली आपका रेसिस्टेंस दिख जाएगा। सो उस एंगल से अगर देखेंगे तो सिल्वर में अपसाइड ज़्यादा है। एंड नेचुरली सिल्वर हाई बीटा कमोडिटी की वजह से अगर गोल्ड 10-15% बढ़ता है, सिल्वर 20-25% बढ़ने का उम्मीद तो जाहिर सी बात है। बट अगर आप रिस्क रिवॉर्ड वॉलेटिलिटी या रिस्क के हिसाब से अगर देखेंगे तो गोल्ड अभी भी स्टेबिलिटी ज़्यादा है और डाउनसाइड रिस्क गोल्ड में कम रहेगा। सो अगर आप ऐसा इन्वेस्टर है कि जहाँ पे आपको वॉलेटिलिटी पसंद नहीं है, रिस्क पसंद नहीं है, तो आप गोल्ड में रहिए।
नहीं, आप थोड़ा रिस्क ले सकते हैं बट आपको रिवॉर्ड ज़्यादा चाहिए, आप सिल्वर को प्रेफर करना चाहिए। आई थिंक ये दोनों थोड़ा डिफरेंट है इन दैट मैटर। वेरी वेल सेड। कोटक ऑल्टरनेट एसेट मैनेजर्स की सीईओ लक्ष्मी अय्यर हमारे साथ हैं। लक्ष्मी, अगर हम पिछले 6 महीने देख लें, जिस तरह से इक्विटी ने परफॉर्म किया है और जिस तरह से गोल्ड ने परफॉर्म किया है, वेरी ट्रू टू टेक्स्ट बुक की जब अनसर्टनिटी है तो गोल्ड इज योर सेफ हेवन। और जैसे किशोर भी कह रहे थे कि ऐसा समय है कि डॉलर इंडेक्स, जापानीज येन, स्विस फ्रैंक भी इतना रिटर्न्स नहीं दे पाए हैं एंड गोल्ड सिंगल हैंडेडली यहाँ पर सेफ हेवन बन गया है। इन अ पोर्टफोलियो अब आप कैसे देखती हैं गोल्ड को? गुड मॉर्निंग मनीषा। डेफिनेटली आप पिछले 6 महीने की बात कर रहे हो, पर अगर आप पिछले 3 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए तो निफ्टी ने तकरीबन 12% के आसपास रिटर्न दिया है और गोल्ड उससे कम से कम 4-4.5% एक्स्ट्रा कमा के दे चुका है। पर इसमें एक बात जाननी बहुत जरूरी है, जो पिछले 3 साल में जो खरीदारी हुई है सेंट्रल बैंकों की, वो उसके 6 साल पहले वाली की अगर हम डेटा देखें तो कई कई गुना उससे ज्यादा खरीदारी इन्होंने करी हुई है। और ये अगर आप सुपर इम्पोज करो कि ट्रम्प के जो टैरिफ के जो स्ट्रेटजीज है या टैक्टिक्स है, उसके चलते जो अनसर्टेनिटी फैला हुआ, उसकी वजह से वर्ल्ड ओवर अगर आप देखो गोल्ड ईटीएफ्स में भी हमने देखा कि $9 बिलियन के करीब इनफ्लोज हम देखे केवल फरवरी के महीने में। तो ये हमें एक चीज तो ठीक ठीक समझाता है कि गोल्ड आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा होना बहुत जरूरी है, लेकिन क्या आप सब्स्टिट्यूशन ट्रेड करने के चक्कर में हो तो हम डेफिनेटली कहेंगे ये सलाह ठीक बात नहीं है। क्योंकि एक इक्विटी एक एसेट क्लास है जो फाइनेंशियल एसेट क्लास है, जो वेल्थ क्रिएशन का आपको मार्गदर्शक है। लेकिन अगर आप बोलोगे कि पिछले 3 साल का रिटर्न देखकर या फिर इवन ये साल में जो शुरुआत हुई है काफी तगड़ी इनिंग से शुरू हुई है, अगर आप उसके हिसाब से इक्विटी से सब्स्टिट्यूट करना चाहोगे वो ठीक बात नहीं है। 10-15% पोर्टफोलियो में आज भी रखिएगा गोल्ड। ये भाव पे भी गोल्ड थोड़ा शायद स्लो डाउन दिखा सकता है रिटर्न्स में, लेकिन इतना एलोकेशन मेरे हिसाब से पोर्टफोलियो में रहना ठीक बात है। लक्ष्मी, हम सब्स्टिट्यूशन की बात तो बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा तबका ऐसा हमेशा रहा है जिसने गोल्ड को एज अ फाइनेंशियल एसेट, एज अ पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन नहीं देखा है। उन लोगों के लिए ये बात है कि जहां पर कमोडिटी, गोल्ड कमोडिटी तो बहुत बड़ा सेगमेंट हो गया, गोल्ड भी बहुत लोगों के पास नहीं है, सिल्वर, कॉपर में यहाँ पर हमने 25% का इजाफा इस साल में ऑलरेडी देख लिया है। कमोडिटीज एज अ पार्ट ऑफ योर पोर्टफोलियो को आप कैसे देखती हैं? कमोडिटीज इंक्रीमेंटली मनीषा पोर्टफोलियो का काफी अहम हिस्सा बनता जाएगा। और इसमें दो चीजें, मैं प्रेशियस मेटल्स की पहले बात करूंगी क्योंकि उसमें गोल्ड और सिल्वर एक समान आता है और आज की तारीख में जो रिटेल निवेशक है उनको ये दोनों को ओन करने का एक अच्छा जरिया भी मिल चुका है, ना कि केवल आप फिजिकल मेटल की खरीदारी करो। तो इन दोनों पे हमारा व्यू कंस्ट्रक्टिव ये दामों पर भी है। तो हम चाहेंगे कि निवेशक जो भी पैसे लगाते हैं कमोडिटीज को नजरअंदाज बिल्कुल ना करें। और ये पिछले हम 1-1.5 साल से बोलते जा रहे हैं और उसकी जो भरपाई हो रही है रिटर्न्स के तौर पे अब हो रही है। पर मैं यही सलाह दूंगी कि जैसे आपका 100 रुपए का फाइनेंशियल पोर्टफोलियो है तो ये कुल मिला के कमोडिटीज का जो हिस्सा है वो 10 से 15% के आसपास रखिएगा। एंड ये इररिस्पेक्टिव ऑफ प्राइस मूवमेंट रखिएगा। अगर आप ट्रेडर हो तो ये राय अलग होगी, लेकिन ये मैं निवेशक जो इन्वेस्टर के लिए हिसाब से बता रही हूँ। उसमें ये आने वाले 3-5 साल में भी इसकी जो मौजूदगी आपके पोर्टफोलियो में काफी आपको मुनाफा कमा के दे सकती है। लक्ष्मी, सिंह साहब कह ही रही हैं कि 10 से 15% यहाँ पर गोल्ड कमोडिटीज होना चाहिए, तो जो बाकी का 85% है वो आप कैसे ब्रेक डाउन कर रही हैं? देखिए, इक्विटी का जो प्राइस पॉइंट करेक्शन काफी हद तक हो चुका है। हालांकि हल्की सी थोड़ी और नमी दिखाई दे सकती है, लेकिन जो पीक से लेके ट्रफ तक आज की तारीख में जो हमने काफी सारा जो करेक्शन देखा है बाजार में, ये मौका अच्छा है आपको शेयर बाजार में लगाने का, चाहे वो फंड के माध्यम से हो चाहे वो स्टॉक के माध्यम से हो। तो रिस्क के हिसाब से हम बताते हैं, लेकिन ग्रोथ कैपिटल का अगर पैसा हो, जैसे मेरे खुद के पर्सनल पोर्टफोलियो की अगर हम बात करूंगी कि मेरा काफी सारा पैसा शेयर बाजार में लगा हुआ है म्यूचुअल फंड्स के माध्यम से, और ग्रोथ का पैसा है।
लेकिन किसी और के पास अगर ग्रोथ के लिए जो इतना पैसा आप ना जुटा पाओ मार्केट के लिए, तो आप कम से कम 50% तो आप इक्विटी में लगा सकते हो और उसके बाकी का हिस्सा आप डेट फंड्स में या फिर डेट इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश कर सकते हो। ऑलराइट, तो वैसा आपका पोर्टफोलियो यहाँ पर देखना चाहिए। मार्केट्स काफ़ी वॉलेटाइल हैं, लेकिन जो फाइनल लाइन में यहाँ पर फॉर आवर कमोडिटी व्यूअर्स लेके चलूंगी वो ये है कि अगले 3 से 5 सालों में कमोडिटीज़ यहाँ पर आपको बेहतर मुनाफा दे सकती हैं, तो इसको अपने पोर्टफोलियो में यहाँ पर ज़रूर इंक्लूड करें। एक डोमेस्टिक मार्केट सेंस भी यहाँ पर ले लेते हैं। हमारे साथ अब संयम मेहरा है। संयम, नमस्कार। ऑल टाइम हाइज पे सोना है और लगातार यहाँ पर हाइज बना रहा है, और ये बात हम यहाँ पर करते आए हैं लगातार फरवरी से ही कि डिमांड कुछ ज्वेलरी के मामले में यहाँ पर कमजोर होती हुई नजर आई है। ऑफ कोर्स अप्रैल में अक्षय तृतीया है, वहाँ पर काफ़ी बुलिशनेस है मार्केट्स में, लेकिन मार्च अब तक कैसा है और आने वाले 15-20 दिन, एक महीना कैसा लगता है? देखिए, फरवरी के अंदर 20,000 करोड़ का ही इंपोर्ट हुआ है गोल्ड का। लास्ट ईयर 50,000 करोड़ के आसपास का इंपोर्ट हुआ था। तो मुझे लगता है कि जैसे कि प्राइसेस इतने बढ़ गए हैं, 91,000 92,000 के करीब 999 के रेट्स अभी आने जा रहे हैं जीएसटी के साथ, तो उसके वजह से जो मार्केट की डिमांड है वो थोड़ी सी सबसाइड हो गई है। फरवरी में भी इतनी अच्छी डिमांड नहीं थी, मार्च के अंदर भी अभी भी कस्टमर वेट कर रहा है, मगर हमें स्ट्रॉन्गली लगता है कि अप्रैल का फर्स्ट वीक है, उसके अंदर से डिमांड वापस चालू हो जाएगी। अचानक से कल जैसे इजराइल और गाजा के वॉर वापस इंटेंसिफाई होने की बात चल रही है, जिस वजह से सुबह सुबह वापस $12 बढ़े हैं, $3,010 के आसपास, 88 400 के 60 के आसपास गोल्ड जो गया है। मुझे लगता है कि आने वाले टाइम के अंदर यहाँ से एमसीएक्स 91,000 तक जाएगा। जो कस्टमर अचानक नी जर्क रिएक्शन के वजह से रुक जाते हैं, वापस वो फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल के अंदर वापस आ जाते हैं। ईयर एंडिंग का भी मार्च के अंदर जो होता है कि भैया अभी पूरे इंडिया की बुक्स क्लोज होती हैं ईयर एंडिंग के हिसाब से, उसके बाद वापस बाइंग फर्स्ट वीक के अंदर चालू हो जाती है। तो ये रहेगा। इन्फ्लेशन अभी मुझे लगता है यूएस के अंदर हाई रहेगी, और बाकी रिसेशन के भी सोच बनेगी, जिस वजह से जो प्राइस है ना वो ये टाइम पर रुकेगा नहीं, और ईयर ऑन ईयर 10 to 12% रिटर्न देगा। और ये कस्टमर भी एंड मोमेंट पे समझ गया है, लेकिन वेट कर रहा है कि अब 5% 7% की अगर करेक्शन आएगी तो फिर बाय करे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कस्टमर्स को रुकना चाहिए। मई जून के पहले कोई करेक्शन आनी मुश्किल है, जिस वजह से बाइंग ट्रेंड कस्टमर बेस के ऊपर अच्छी रहेगी। संयम, जिस तरह की खबरें आ रही हैं कि जो इंडिया का गोल्ड डिस्काउंट है वो अब 8 महीने के हाइस पर है, $40 प्रति आउंस के आसपास है। ये B2B में है। ऑफ कोर्स आप देखते हैं डिमांड उस तरह से यहाँ पर कमजोर। देखिए, जो डिस्काउंट्स हैं वो भाव बढ़ने की वजह से जो पुराना गोल्ड जो है हमारे जितने बुलियन डीलर्स के पास हुआ, बैंक्स के पास हुआ, बाकी मार्केट के अंदर है, वो थोड़ा डिस्काउंट्स के अंदर देते हैं। जो डिमांड है, लेकिन उसके बावजूद जो है इतना भी स्पीड से माल कोई उठा नहीं रहे, इतना स्पीड से भी कोई ज्वेलरी या बुलियन की बाइंग नहीं हो रही है। तो मुझे लगता है कि ये डिस्काउंट्स अभी ये महीने के लिए बरकरार रहेंगे मार्च एंडिंग तक, और अप्रैल के अंदर वापस सब्सिडाइज हो जाएंगे मार्केट के अंदर रेट्स। पॉइंट टेकन संयम, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो क्लियरली यहाँ पर तेजी बरकरार रह सकती है प्राइसेस के लिहाज से, वो तो सबने कहा ही है, और जो डिस्काउंट्स हम भारतीय बाजारों में आते हुए देख रहे हैं वो जैसे संयम ने बोला अभी और जारी रह सकते हैं। पुराना सोना है, सस्ता सोना है, बुलियन डीलर्स के पास जो है वो ऑफकोर्स डिस्काउंट देकर यहाँ पर ट्रेड एक्सटेंचुएट करने की कोशिश करते हुए। वेल, इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जब लौटेंगे तो बात करेंगे यहाँ पर मेटल्स की। यहाँ पर भी अच्छी खासी तेजी है, क्या होने चाहिए ट्रेंड्स एंड ट्रेड्स बताएंगे आपको। मेटल्स आपकी स्क्रीन पे लेके आना चाहेंगे क्योंकि यहाँ पर अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। अगर कॉपर देखें तो 10 महीने के हाइज पर यूएस मार्केट्स में है, ऑलमोस्ट 9 महीने के हाइज पर एलएमई पर भी है। लेकिन किशोर, जिस तरह का आर्बिट्राज हमने कॉपर में, एल्यूमिनियम में यहाँ पर क्रिएट होता हुआ देखा है, कितना लंबा चलता हुआ देखते हैं आप? आई थिंक मनीषा, ये बेसिकली ड्यूटी डिफरेंशियल्स है rather than anything else, you know that कि एंड रीस्टॉकिंग है बिकॉज ऑफ द एंटिसिपेशन ऑफ ड्यूटीज़ की वजह से काफ़ी लोग ने स्टॉकिंग करना शुरू किया था। तो दिस इज प्रेडोमिनेटली शॉर्ट टर्म है, बिकॉज फंडामेंटली डिमांड अभी भी वेस्टर्न है, वेस्टर्न साइड पे तो अभी भी डिमांड इज़ नॉट दैट ग्रेट। एंड स्पेशली अभी जो रीसेंट टैरिफ के बाद अगर यूएस का ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जो प्रॉब्लम्स दिख रहे हैं, एंड अगर डिमांड स्लो डाउन हो जाता है तो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। बट ऑन द कॉन्ट्ररी आई थिंक चाइना इज़ डूइंग वेरी वेल। चाइना का स्टिमुलस थोड़ा सा काम करना शुरू किया है, एंड जो फर्दर जो मेजर्स इन लोग लेके आ रहे हैं, आई थिंक वो कहीं ना कहीं जुलाई अगस्त से चाइना का कंजम्पशन बूस्ट करने में मदद कर सकता है कि वहाँ पे आपको मेटल्स का एक तेज़ी
जो है बिल्टअप हो रहा है, वो जो स्टोरी है बिल्टअप हो रहा है। एंड हालांकि थोड़ा सा जो है करंट फंडामेंटल से मेरे हिसाब से थोड़ा एक्सटेंड हो चुका है। अगर थोड़ा डिप्स मिलता है तो कॉपर में मैं 900-902 के आसपास बाइंग का सजेस्ट करूंगा। अपसाइड में 907-910 तक जा सकता है। थोड़ा डिप्स के लिए वेट करके टैक्टिकली बाइंग करना बेहतर रहेगा। किशोर, ऑलरेडी 25% की तेजी कॉपर इस साल में दिखा चुका है इंटरनेशनल मार्केट्स में। यहाँ से किस तरह की बढ़त, और आपको लगता है ये गेन सस्टेन होते हुए नजर आएंगे इस साल के अंत तक? ये आई थिंक प्रिडोमिनेटली जो स्टोरी है इसका बैकिंग दो तरीके से है कि वन इसका की जो ड्रिलिंग सो माइनिंग इंडस्ट्री में थोड़ा जो सप्लाई साइड इश्यूज है। सेकंड इसकी चाइना का ग्रोथ स्टोरी, जो अगर ग्रोथ एंड कंजम्पशन अगर रिवाइव होता है चाइना में, वो बहुत ही बड़ा एक फंडामेंटल बैकिंग है इस स्टोरी को लेकर। आई थिंक हमारे हिसाब से अगस्त या जुलाई अगस्त के बाद चाइना का रिकवरी आपको विजिबल होने लग जाएंगे। एंड उसके बाद अगर ये सस्टेनेबल रहेगा तो प्रॉब्ली आपको 2026 का जो फर्स्ट क्वार्टर के आसपास आपको इस स्टोरी में मेच्योरिटी आ जाएगा। तो आई थिंक ये थोड़ा टैक्टिकल एसेट्स है, बोथ एल्यूमिनियम, जिंक एंड कॉपर, ये तीनों में आप बाय साइड रह सकता है। एंड मेरे हिसाब से ये रैली कंटिन्यू होना चाहिए। साथ ही क्रूड ऑयल प्राइसेस कैसे देखते हैं आप, क्योंकि इवन एज इस साल में अभी तक भी नेगेटिव ट्रेड्स यहाँ पर बनते हुए नजर आए हैं, लेकिन पिछले हफ्ते इस हफ्ते में जिस तरह की तेजी देखने को मिली है, कितनी सस्टेनेबल है? तेजी मुझे बिल्कुल सस्टेनेबल नहीं लगता है। यहाँ पे क्रूड में अगेन फंडामेंटल स्टोरी है कि डिमांड कमज़ोर है, सप्लाई एक्सेस है। अभी भी ओपेक का कट्स के बावजूद भी आपको सप्लाई में कोई कमी नहीं है। अगेन यूएस अगर रिसेशन में चले जाता है एंड ऑलरेडी यूरोप का जो डिमांड एंड कंजम्पशन लेकर स्ट्रगल्स है, आई थिंक ओवरऑल जो ग्लोबल स्लोडाउन जो है वो एक एविडेंट है वहाँ पे। एंड क्रूड में भी ये प्राइसेस में दिखता है। सो आई थिंक 67 to 68 ये जो है काफ़ी समय से ये लेवल होल्ड कर रहे हैं। अगर 65 के नीचे एक बार आ जाता है तो आपको ये $55 के आसपास मुझे दिखता है। अगेन मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुरंत आएगा, बट ये बहुत ही कमज़ोर फुटिंग पे है कि अगर यहाँ पे एक नेगेटिव मेजर ट्रिगर आ जाता है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्क है। तो मैं एक्चुअली बहुत ही स्ट्रिंजेंट स्टॉप लॉसेस के साथ इसमें ट्रेड करना पसंद करूंगा। शॉर्ट टर्म अगर एब्सोल्युटली आज का अगर देखें तो 5800 5810 के आसपास का टारगेट्स के लिए यहाँ पे बिकॉली करके चल सकते हैं। 6000 के आसपास का आप स्टॉप लॉसेस मेंटेन कर सकते हैं। इवेंचुअली अगर $65 ब्रेक होके सस्टेन हो जाता है एक हफ्ते के लिए भी, आपको $8 से $10 का डाउन साइड मूव देख सकते हैं। ओके, एक फाइनल सवाल यहाँ पर डॉलर इंडेक्स को लेकर, और जिस तरह की गिरावट यहाँ देखने को मिली है, आपको लगता है और गिरावट एक्सपेक्टेड है? क्योंकि आपने शुरू में ही कहा कि डॉलर इंडेक्स एक सेफ हेवन के तौर पर नहीं है। 110 का भाव 103 साढ़े, अब यहाँ पर कुछ स्टेबिलिटी है। ऑफकोर्स पिछले 2-3 दिन से हम इन्हीं लेवल्स के आसपास हैं, लेकिन क्या आप और डाउन साइड देख रहे हैं? आई थिंक सी ब्रॉड लेवल इज 100 से लेके 107 के बीच में काफ़ी समय से हम लोग देखा है कि ऑलमोस्ट लाइक 1.5-2 साल हो चुका है। ऊपर में 108 के ऊपर जाते सस्टेन नहीं होता है। मेरे हिसाब से शॉर्ट टर्म में इसमें वीकनेस है। द क्वेश्चन इज़ कि अमेरिकन इकोनॉमी के ऊपर ही क्वेश्चन है, कितना डीप रिसेशन हो सकता है। अभी जो एक्सपेक्टेशंस है कि 40 से 45% के आसपास का प्रोबेबिलिटी है कि विद इन सेकेंड हाफ ऑफ 2025 यूएस का रिसेशन हिट हो सकता है। एंड प्रॉब्ली 2026 का बिगिनिंग अगर देखेगा तो बहुत ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है कि यूएस स्लोडाउन इज़ वेरी एविडेंट। तो मेरे हिसाब से ये वीकनेस जारी रहेगा। 102-103 का जो लेवल्स है, अभी जो करंट लेवल्स इवन मेंटेन हो रहा है, मुझे नहीं लगता है कि ये सस्टेन होगा। डाउन साइड में 100 अगर नीचे आ जाता है तो यहाँ पे थोड़ा सा मतलब पैनिक सेलिंग आ सकता है, बट इवेंचुअली मुझे लगता है कि 100 के आसपास ये सेटल हो जाएगा। पॉइंट टेकन। तो वेल वो लेवल्स हैं यहाँ पर मार्केट्स में देखने के लिए। 100 तक यहाँ पर डॉलर इंडेक्स गिर सकता है, लेकिन वहाँ पर स्टेबलाइज होगा। एक रिबाउंड की एक्सपेक्टेशन है। ऑफकोर्स बाजार काफ़ी अनसर्टन है, और आज और कल तो यूएस फेड की मीटिंग भी है, जिसके ऊपर बाजार की नज़र रहेगी फर्दर क्यूज़ के लिए। बहुत शुक्रिया किशोर, साथ जुड़ने के लिए, तमाम कमोडिटीज़ पर स्ट्रैटेजीज हमारे दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक का भी समय है। लौटेंगे तो फोकस करेंगे यहाँ पर इक्विटीज़ पर।